दोस्तों नमस्कार। ऐसे चुनाव वाकई बहुत कम होते हैं जिसमें बहुत कुछ दांव पर हो। ना सिर्फ राज्य की राजनीति को लेकर, छत्रपों की भूमिका को लेकर, बल्कि राष्ट्रीय तौर पर भी उसका प्रभाव होने वाला हो। तो वोटिंग पूरी हो गई। महाराष्ट्र की वोटिंग पूरी, झारखंड की वोटिंग पूरी, उत्तर प्रदेश की भी वोटिंग पूरी हो गई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस वोटिंग ने संकेत क्या दिए। पहला बड़ा संकेत तो यही निकल कर आया कि दरअसल महाराष्ट्र में आरएसएस की बड़ी भूमिका वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक ले जाने की रही, और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछली बार की तुलना में तकरीबन 4-5% के वोट की बढ़ोतरी हो गई। तो क्या सभी वोट हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर बीजेपी के लिए आरएसएस ने जुगाड़ कर दिए, जो इससे पहले रूठा रहा था? खास तौर से लोकसभा के चुनाव में जो नहीं निकला, या जो पूरा किला ढहढहा कर गिरता हुआ महाराष्ट्र में नजर आया, क्या इस बार वो संभल गया? यह सवाल तो है। दूसरा सवाल झारखंड को लेकर है। आदिवासियों के भीतर समूची घुसपैठ की राजनीति जिस तर्ज पर घुसपैठियों के सवाल पर बीजेपी ने की, ऐसी राजनीति इससे पहले झारखंड ने कभी देखी नहीं थी। क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसका कोई भी आदिवासी नेता फ्रंट पर नहीं था। उसने अपने मुख्यमंत्री का भी ऐलान नहीं किया, और आदिवासी बहुल इलाकों में घूमते हुए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा नजर आए, जिनका झारखंड से कुछ लेना देना नहीं है। तो झारखंड के भीतर आदिवासियों की वोट की ताकत और महाराष्ट्र के भीतर आरएसएस के सांगठनिक ढांचे की ताकत, यह दोनों खुलकर उभर कर आ गई है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत इस दौर में यह भी नजर आया, एक बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है। यह भूमिका महाराष्ट्र में अगर लाडली बहना के जरिए कमाल कर गई, तो दूसरी तरफ मैया के नाम पर दिया गया रकम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए कहीं ना कहीं कमाल कर गया। और ना सिर्फ मैया के नाम पर दिए जाने वाले 2100 रुपए, बल्कि इन सब के बीच बिजली बिल माफ किया जाना आदिवासियों के बीच, और इन दो परिस्थितियों के भीतर महिलाओं ने महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी सत्ता के पक्ष में खड़े होकर दिखला दिया। तीसरा संकेत उन मुद्दों को लेकर है जो मुद्दे लगातार रेंगते रहते हैं। उसमें पहली बार महाराष्ट्र के भीतर संविधान और आरक्षण का मुद्दा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके समानांतर यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल यह चुनाव जाएगा किधर, जिसको जिताएंगे वो रहेगा या नहीं रहेगा। और इस सियासत की सांठगांठ के बीच में बीजेपी ने अपने आप को सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में खड़े कर लिया, और सबसे कमजोर शख्स के तौर पर अजीत पवार की मौजूदगी खुलकर नजर आई। यहां पर एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर यह भी है कि वाकई क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के लिए यह चुनाव कहीं उनकी अपनी राजनीतिक जमीन को ही हिलाकर तो नहीं रख गया, या इन सब के बीच एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने कुछ कमाल तो नहीं कर दिया? यह सवाल भी आज के वोटिंग पैटर्न में खुलकर उभर कर आया। महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस की पहचान विदर्भ के साथ जुड़ी है। विदर्भ की 62 सीटें हैं, और माना यही जाता है कि वहां पर अगर कांग्रेस का पत्ता चल गया तो फिर मुंबई में पताका लहरा सकती है अघाड़ी की। तो क्या विदर्भ के भीतर झटका लग गया? घर घर जाकर आरएसएस के स्वयंसेवक पुरानी बातों को भुलाकर एक हैं तो सेफ हैं नारा सही मायने में आरएसएस और बीजेपी पर विदर्भ में फिट बैठता है, क्योंकि विदर्भ के भीतर कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिगाना था। और एक के बाद एक जिन परिस्थितियों में चीजें चलती चली गई, उसमें बहुत साफ तौर पर नजर आ गया। अगर आप नागपुर का जिक्र करते हैं, जहां की 12 सीटें हैं, वहां पर 7 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन है, और दूसरी तरफ महायुति 7 सीटों पर है। अगर विदर्भ के बीच 62 सीटों के दायरे में आप आते हैं, जिसमें बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया,
गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल वाशिम है। इन 62 सीटों में से यह माना जा रहा था कि लोकसभा में जो कुछ हुआ कम से कम वो रिटेन तो कर लेंगे किसी भी हालत में अघाड़ी, और अगर वो रिटेन नहीं कर पाएंगे तो स्थितियां नाजुक होगी। और यह पहली बार वहां पर बढ़ते हुए वोट प्रतिशत ने यह दिखलाया, वोट प्रतिशत बढ़ गया वहां पर 3-3.5%, जो बहुत साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि पिछली बार जो पिछली नजर आ रही थी वो एक झटके में आगे निकलती हुई नजर आई है। यह दरअसल विदर्भ के संकेत शुरू में हमने जानबूझ कर दिए, क्योंकि विदर्भ की पहचान आदिवासियों की मौजूदगी से भी है और बड़ी तादाद में खनिज संपदा को लेकर भी है। इससे आपको एक संकेत मिलना चाहिए कि झारखंड में क्या हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे झारखंड के भीतर भी क्या बीजेपी ने यह कमाल कर दिया? तो सिर्फ आपको एक टिप दे देते हैं। दरअसल जेल भेजकर हेमंत सोरेन को एक मुख्यमंत्री से एक बड़े नायक के तौर पर, जो लार्जर देन लाइफ के तौर पर आदिवासियों के बीच नजर आने लगे, कुछ ऐसी परिस्थिति हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के प्रचार के तौर तरीकों के जरिए उभर कर आई। स्थिति यह भी रही कि कांग्रेस का कोई लीडर वहां नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के प्रचार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर भी मांग हेमंत सोरेन की होती रही कि वो आए चुनाव प्रचार करें। यानी राजनीतिक तौर पर जो महाराष्ट्र है उसके ठीक उलट झारखंड है। यह पहला संकेत हमने आपको दिया है, लेकिन शुरुआत हमने चूंकि महाराष्ट्र से की है तो महाराष्ट्र के पूरे सिलसिले को आप जरा समझ लीजिए। विदर्भ के भीतर यह माना जा रहा था कि नाना पटोले की मौजूदगी है, लेकिन दूसरी तरफ बावनकुले भी तो हैं जो बीजेपी के हैं। माना जा रहा था या वड़वट्टीवार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने तौर पर देवेंद्र फडणवीस भी तो हैं। ये सारे सवाल नेताओं के चेहरों के आसरे नहीं चले। दरअसल महाराष्ट्र के भीतर पूरा चुनाव प्रबंधन का चुनाव था। यानी कौन बेहतरीन तरीके से चुनाव का प्रबंधन कर सकता है, वह घरों तक पहुंचने की स्थिति है, लोगों को अपने अनुकूल करने की सोच हो, और इन सब के बीच अलग अलग योजनाओं का पैसा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है इस पर निगरानी करनी हो, और बूथ लेवल पे वहां पर इस तरीके से पूरे वोटिंग स्टाइल को परोसा गया जिसमें ये जो बटेंगे और कटेंगे था, उसके साथ साथ नहीं आएंगे तो खतरा है देश पर, यह मैसेज निकल कर आने लगा। और जो एक स्थिति बनती रही कि दरअसल अघाड़ी के साथ कम से कम जो मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, कुणबी वोट है, आदिवासी वोट है, यह तो एकजुट रहेगा। कम से कम विदर्भ के इलाके में मुस्लिम वोट एकजुट रहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आदिवासी बहुल इलाकों में वोट छितराया है, और कुणबी समाज ने लगभग 70-30 के आंकलन में अघाड़ी का साथ दिया है, लेकिन दलित वोट थोड़ा सा बिखरता हुआ नजर आया, जो एक लिहाज से आप कहते हैं 40 और 60% के बीच में आकर अटक गया। इसको आप 45 और 55 भी कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह रहा कि दरअसल इसके समानांतर बाकी वोट बैंकों का क्या हुआ, और वो क्या एकमुश्त बीजेपी या फिर महायुति के पक्ष में रहे। लेकिन इसके बीच भी अगर आप सेंध लगाएंगे और जब इस बात को एहसास करेंगे कि दरअसल वाकई लाडली योजना ने कोई असर दिलाया, आपको जानकर हैरत होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार संघ के स्वयंसेवक घरों में घुसकर, जिस समय शायद पति महोदय नौकरी करने निकले होंगे, तो भाभी को यह बताया जाता था कि दरअसल देश संकट में है और अगर नहीं जीतेंगे तो फिर और मुश्किल होगी। और ऐसी परिस्थिति बनी है महाराष्ट्र में पहली बार, तो आपको साथ खड़े होना है। कोई पहली बार आए, कोई दूसरी बार आए, कोई तीसरी बार आए, और दूसरी तरफ से कोई आ ही नहीं रहा हो। यह मैसेज क्या है? यह विदर्भ के भीतर कांग्रेस के उस मैसेज को डिगाने का मैसेज है, और खास तौर से जो राहुल गांधी की मौजूदगी या प्रियंका गांधी की मौजूदगी या फिर कांग्रेस के साथ जो कभी भी अपर कास्ट भी रहता था, इस पूरे खेल में वो अलग हुआ। यानी जाति के सवाल में अपर कास्ट अलग हुआ, और जाति का सवाल और आरक्षण और संविधान का सवाल मुद्दा नहीं बन पाया। यह इस पूरे वोटिंग स्टाइल में नजर आया, और बड़ा तौर पर हथौड़ा तो मार दिया इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में। आरएसएस ने लोगों को घरों से निकाला। हालांकि मुंबई शहर में बहुत कम वोटिंग हुई, ठाणे में बहुत कम वोटिंग हुई,
लेकिन सवाल मुंबई और ठाणे का अगर जैसे ही होगा तो शिवसेना का जिक्र होगा, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो। इन दो परिस्थितियों के भीतर बीजेपी जहां जहां कांग्रेस से जो 76 सीटों पर टकरा रही थी महाराष्ट्र के भीतर में, वहां कांग्रेस को इस वोटिंग स्टाइल में लगा पहली बार कि शायद वोट ट्रांसफर भी क्या नहीं हो रहे हैं अगाड़ी के बीच में। यह भी सवाल बड़ा सवाल था। यह सवाल इसलिए बड़ा सवाल था क्योंकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बोल और उनकी भाषा, दो बीजेपी के बोल और भाषा ठीक वैसे ही अंदाज में एक साथ चल रहे थे जैसे एक वक्त में शिवसेना जब टूटी नहीं थी, वो शिवसेना और बीजेपी एक साथ चलते थे, यानी हिंदू वोट बैंक को एक ध्रुवीकरण करते हुए अपने साथ लाने की परिस्थिति महाराष्ट्र में यह खुलकर नजर आया। तो विदर्भ के बाद जब मराठवाड़ा के इलाके में आइएगा तो वहां की 46 सीटें, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, औरंगाबाद, शिरदा, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद का नाम बदल चुका है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, लेकिन नाम पे अभी मत जाइए, अब इन परिस्थिति को समझिए। यहां पर मैक्सिमम वोटिंग हुई है लोकसभा की तुलना में, पिछली बार की विधानसभा की तुलना में। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां पर AIMIMBI सेंध उसने भी लगाई अघाड़ी में, वोट वहां भी बिखरे। और शायद यही वो वजह है कि जिस मराठवाड़ा के भीतर बीजेपी एक भी लोकसभा का सीट नहीं जीत पाई, उस मराठवाड़ा के भीतर वो 8 सीटों पर इस दौर में आगे खुले तौर पर निकल कर आई। यह एक नई परिस्थिति इतने कम दिनों में कैसे हो सकती है, यह सवाल हो सकता है। तो मतलब बहुत साफ है कि आप अपने मुद्दों को एकजुट नहीं कर पाए, एक साथ नहीं रख पाए। और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में 70 सीटों में खास तौर से वहां शरद पवार का वर्चस्व होगा, शरद पवार के सामने अजीत पवार कहीं टिकेंगे नहीं। लेकिन यह कोई नहीं समझ पाया इस वोटिंग स्टाइल में कि अजीत पवार कहीं नहीं टिकेंगे, तो यह मैसेज भी इंटरनली जाते रहा कि दरअसल अजीत पवार को भी चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग कर देगी। क्योंकि जो पूरा का पूरा गणित नजर आ रहा है, वो गणित इस दिशा में भी जा सकता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपने बूते 140 तक पहुंच जाए। 140, 144 की जरूरत होती है, लेकिन 140 बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर पहुंच जाए। और दूसरी तरफ 125 के नीचे की परिस्थिति में डोलती हुई दूसरी तरफ अघाड़ी नजर आए। यह मैसेज जो है, यह 3-4 मैसेज को दे रहा है। लेकिन उससे पहले समझिए कि वेस्टर्न महाराष्ट्र की जो 70 सीटें हैं, उसमें खास तौर से यह माना जाता रहा कि शिरूर का इलाका हो, बारामती का इलाका हो, पुणे का इलाका हो, मावाल का इलाका हो, इन जगहों पर तो शरद पवार की खूब चलेगी। शरद पवार यहां पे 60-40, 70-30 के प्रतिशत के रेंज में जरूर नजर आए। और उससे इनकार नहीं है कि वह इस दौर में जो हमारी टीम ने जो पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद जो परिस्थिति निकल कर आ रही है, वो आंकड़े बताने के लिए काफी है कि शरद पवार ने अपने तौर पर वोटों का जुगाड़ जिस रूप में किया है, वो साफ तौर पर बतलाता है कि लगभग 35 से 40 सीटों पर क्या एनसीपी शरद पवार चुनाव जीतेंगे। तो क्या ये इतना बड़ा होगा या इतनी लगभग में लगभग क्या शिवसेना भी जीतेगी या वो कम हो जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं होगा? यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई के अगल बगल तो एक भावनात्मक तौर पर जुड़ाव है, लेकिन बात उसके आगे निकलती है। वो जुड़ाव हो सकता है कुछ कोंकण में नजर आया, कुछ ठाणे में नजर आया, लेकिन बात पश्चिम महाराष्ट्र से आगे शुरू होती है। वहां पर उद्धव ठाकरे की मौजूदगी क्या इस वोटिंग स्टाइल में नजर नहीं आई? यहां इस बात को थोड़ा और समझ लीजिए कि दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार, इन दोनों के लिए राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव था और यह वोटरों को संदेश बहुत साफ था। इनका अपना वोटर जो है एकजुट होकर बाखूबी निकला। और हमारी टीम ने एक चीज निकाला था इस वोटिंग, सुबह से इस बात पे अध्ययन शुरू हो गया कि दरअसल दो चीजें निकल कर आई। वोटिंग परसेंटेज अगर पुराना रहता है तो उसमें 44% वोट जो हैं वह युति के पास जा रहे हैं और 42% वोट जो हैं वह अघाड़ी के पास जा रहे हैं। इसमें लगभग बीजेपी का वोट परसेंट 28 था,
26 था। 8% वोट अजीत पवार का था और शिवसेना एकनाथ शिंदे का लगभग 12% था। और दूसरी तरफ कांग्रेस 16% के साथ थी। एनसीपी जो शरद पवार की 11% के साथ थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे 15% के साथ थे। यानी 42 और 44% के अंतर में चीजें चल रही थी। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा वो 44% को ले गया 47% तक। और वो वोट खुले तौर पर बीजेपी के लिए निकला वोटर, जो पिछली बार नहीं निकला था। यह बहुत साफ तौर पर नजर आई। यानी अपने अपने फिक्स वोट बैंक के आश्रय राजनीति साधने तो निकले सभी, लेकिन अगर सभी मिलकर चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर राजनीतिक संकट गड़ाएगा। और यह परिस्थिति उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के साथ। ठाणे और कोंकण के इलाके के 39 सीटों में वो पालघर का इलाका जहां पर पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहां की एक सीट पर बीजेपी की स्थिति अच्छी है। उसी पालघर में जहां पर विनोद तावड़े कांड हो गया। भिवंडी के इलाके में, कल्याण ठाणे के इलाके में, रायगढ़ के इलाके में, और उसके बाद कोंकण में जब आप चले जाते हैं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के इलाके में, इन इलाकों में शिवसेना की मौजूदगी एकनाथ शिंदे से ज्यादा टकराती हुई दिखाई दी। लेकिन यह स्थिति पहली बार नजर आई कि एकनाथ शिंदे चुनौती देते हुए नजर आए और दोनों के वोट परसेंटेज जो समझ में आ रहे हैं वो तकरीबन एक से भी कम 0.75% के अंतर में दोनों खड़े हैं इस कोंकण और ठाणे के इलाके में। और मुंबई जैसे इलाके में जो कि गढ़ शिवसेना का माना जाता रहा, वह भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि भावनात्मक तौर पर 36 सीटों में आप कह सकते हैं कि वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वर्चस्व जरूर था। लेकिन मैसेज क्या निकल कर आया? मैसेज सबसे बड़ा जो निकल कर आया, उद्धव ठाकरे ने उस हिंदुत्व की लाइन को छोड़ दिया और उस हिंदुत्व की लाइन को एकनाथ शिंदे ने पकड़ लिया। यानी वोट जो निकल रहा था, जहां जहां शिवसेना दोनों टकराई, वो हिंदू वाला वोट जो था वह एकनाथ शिंदे के पास चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आप कहेंगे बाकी वोट भी तो आ गए, जो खास तौर से मुस्लिमों के वोट थे, दलितों के वोट थे। मराठवाड़ा के भीतर का सवाल एक आपसे भूल गए। मराठा वोट बैंक सामने खड़ा था, लेकिन मराठा वोट बैंक भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वजह एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस से गुस्सा है, लेकिन एकनाथ शिंदे से नहीं है। वो खुद तो मराठा है। तो जो सत्ता में आ रहा है और जिस दिल्ली के साथ खड़ा है, इस परिस्थिति में मराठा आरक्षण भी अपने आप को परखने लगा। तो महाराष्ट्र के भीतर की स्थिति पहली बार खुले तौर पर हर जगह पर यह बताने की स्थिति में है कि जो माली, डांगर, बंजारा या अपर कास्ट के वोट जो महायुति के साथ थे, उसमें कहीं ना कहीं दलित, कुणबी और मराठा वोट भी बिखरता हुआ, बंटता हुआ युति के पास जाता हुआ दिखाई दिया। और अलग से वोट का परसेंटेज बढ़ना, यह मैसेज बहुत साफ तौर पर निकल कर आया जो इनके अनुकूल हुआ। शायद इसीलिए दो हाथ ऊपर है। एक हाथ का मतलब 5 सीट और दो हाथ का मतलब 10 सीट, यानी 144 चाहिए सत्ता में आने के लिए। और नजर आ रहा है कि 144 के ऊपर 149 सीट होगी या फिर 164 सीट होगी। यह स्थिति महायुति के साथ है। अघाड़ी के लिए यह एक मुश्किल सबब है महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर। और यहीं से निकलता है वो झारखंड की हवा। झारखंड की राजनीति को साधने के लिए आपको झारखंड को 5 हिस्सों में आपको देखना होगा। जब झारखंड का सवाल है तो झारखंड के नायक के तौर पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी है, जो कि एक वक्त भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। करप्शन इनके इर्द गिर्द था, लगता था सत्ता में है और खादान लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन पे तमाम आरोप लग रहे थे। उस दौर में उनको जेल में भेजा दिया गया। हम यहां पर एक कमेंट करें, जो बड़े पत्रकारों की राय निकल कर आई कि दरअसल वहां पर निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को बड़ा नेता बना दिया। निशिकांत दुबे के आश्रय हेमंत सोरेन की राजनीतिक पहचान, राष्ट्रीय पहचान और टकराती हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं मोदी और शाह की राजनीति झारखंड में फिसल गई। और यह फिसलन की 2-3 बड़ी वजह थी।
आदिवासी इलाके में आपको जाना है, 38 सीटें वहां पर मौजूद हैं और उसके बिना सत्ता मिलती न गई, लेकिन एक भी आदिवासी चेहरा आपके पास नहीं है। यह मैसेज क्या है? आपने आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लेकर आए, मैसेज क्या है? चुनाव प्रचार में कोई नजर नहीं आ रहा है आदिवासी, नजर को आ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। इसके मतलब मायने क्या है? आप किस दिशा में जा रहे हैं जहां के लोगों से आपके ताल्लुक ही नहीं है? और यह भारत की राजनीति नहीं बल्कि इस देश का सच है। आदिवासियों की भाषा क्या दिल्ली के लोग समझ पाएंगे? वह भी संथाल परगना के लोग जिस भाषा और जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, क्या उसे ये जान पाएंगे? लेकिन जो जानते हैं वो आप कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा थे, बहुत सारे आदिवासी नेताओं को यह लेकर आए जो एसटी प्रभाग चलाने वाले बीजेपी के भीतर के, लेकिन कोई काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आप उनके पीछे अथॉरिटी के साथ नहीं खड़े थे। आपकी अथॉरिटी जो थी वो किसी हवा में थी। और इसी का असर है कि संथाल परगना के भीतर 18 सीटें जो हैं, हो सकता है, यह हो सकता है 16 सीटें ले जाए जेएम और कांग्रेस गठबंधन। यह हो सकता है। यह है संथाल परगना के भीतर आज जो वोटिंग हुई है, और जितनी बड़ी तादाद में महिलाएं और कुल आदिवासी भी निकल कर आए हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में आज थे कि मिनिमम वोटिंग जो हो रही थी वह लगभग 77% थी और मैक्सिमम 82 तक गई है। अब सोचिए 77 से 82 के बीच में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग संथाल परगना के इलाके में नजर आई है। यह मैसेज बहुत साफ था कि आदिवासियों के भीतर का गुस्सा था या फिर अपने नेता को लेकर प्रेम था, क्योंकि दूसरी तरफ कोई नेता था ही नहीं। और शायद यही वो वजह रही कि उसके साथ जिस कोल्हान का जिक्र होते रहा, जहां की 14 सीटें हैं और यह कहा गया चंपई सोरेन को ले आए हैं, और चंपई सोरेन अपनी सीट तो बचा लेंगे, बेटे की सीट नहीं बचा पाएंगे। और जानकर हैरत मत कीजिए कि यहां पर 14 में से 9 से 10 सीट जेएमएम कांग्रेस जीत सकती है। अजीबोगरीब परिस्थिति थी। यहां पर सरयू राय लड़ रहे हैं, किसके? उस पे कोल्हान के इलाके में लड़ रहे थे, जमशेदपुर के इलाके से लड़ रहे थे। वो किससे लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे पहले बीजेपी में थे, विरोध करके निकले थे, इस बार जेडीयू की टिकट पर लड़ रहे हैं और बीजेपी के वोटर्स को इंडिकेट था कि आप उन्हें वोट नहीं देंगे। यह मैसेज था उसके भीतर में। तो संथाल परगना और कोल्हान जहां पर कुल 32 सीटें आती हैं, उन 32 सीटों में से हैरत नहीं होनी चाहिए कि लगभग 25 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के हक में। तो 25 सीट तो यहीं से आ गई। उसके बाद आप चले जाइए पलामू के इलाके में जहां पर 9 सीटें आती हैं। उन 9 सीटों के भीतर में खुले तौर पर लगभग 6 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के हक में, 3 सीट दूसरी तरफ बीजेपी और आसू के हक में। जो छोटा नागपुर का इलाका, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। यह छोटा नागपुर के इलाके को जो बांटा जाता है, यहां पर कुल 20 सीट है। नॉर्थ छोटा नागपुर में 13 सीटें हैं। यहां पर छोटा नागपुर में 25 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट छोटा नागपुर के नॉर्थ इलाके में है, 25 सीटें। इन 25 सीटों में से दोनों बराबरी के तौर पर नजर आए। बराबरी के हिस्से का मतलब यह होता है कि कोई 25 में से 12 सीट ले जाए, कोई 13 सीट ले जाए। लेकिन यहां पे 2 निर्दलीय भी मायने रखते हैं। हम जब निर्दलीय का जिक्र कर रहे हैं तो एक कमेंट यहां पर कर दें महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में बंटाधार निर्दलीय बागी उम्मीदवारों ने लगभग 18 सीट पर किया है पूरे चुनाव के भीतर में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कांग्रेस के लिए भी सेटबैक है, जिन्होंने निकाल तो दिया, और दूसरा शिवसेना के साथ है। वापस लौटिए झारखंड पे। तो झारखंड के भीतर नॉर्थ छोटा नागपुर 25 सीटों में से 50-50% की स्थिति है। वोट परसेंटेज भी लगभग 38 और 40% के इर्द गिर्द है दोनों के बीच में। लेकिन अपर हैंड यहां पर जेएमएम और कांग्रेस का, क्योंकि एक पूरी छोटा राज्य, एक पूरी हवा होती है। तो हर क्षेत्र में, जो 5 क्षेत्र हम आपको बतला रहे हैं, हर क्षेत्र में कमोवेश आगे बढ़ती हुई आपको जेएमएम और कांग्रेस दिखाई देगी। यह संथाल परगना और कोल्हान से तय हो गया। कोल्हान पहले राउंड में वोटिंग हुई, संथाल परगना दूसरे राउंड में वोटिंग हुई। जो साउथ छोटा नागपुर है वहां की 15 सीटें हैं, लेकिन साउथ छोटा नागपुर में बीजेपी पैर पड़ ही नहीं पा रहे थे।
और इसमें जानकर हैरत ना हो कि 15 में से हो सकता है 11-12 सीटें जेएमएम कांग्रेस जीत जाए। यानी यह मैसेज बहुत साफ है कि 50 से ज्यादा सीटें जेएमएम कांग्रेस जीत रही है, यह 55 तक जा सकता है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी जो मुख्यमंत्री को बुला ले गई, देश के कृषि मंत्री को लगा दिया, हर जगह पर चीजें लगा दी गई और इस परिस्थिति में चुनाव लड़ रही थी, वह 25, 27, 28 सीट से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन जब हम लोगों को लगाने का जिक्र कर रहे हैं तो फिर से आपको महाराष्ट्र का एक टिप दे दे। महाराष्ट्र के भीतर रीजन वाइज प्रभाग के हिसाब से आरएसएस ने प्रभाग तय किया, रीजन तय किया, उस हिसाब से नेताओं को भी लगाया गया। नागपुर की 12 सीटें खुले तौर पर विजय वर्गीय इंदौर के नेता हैं, उनको पिछले 2 महीने से बैठाया गया, किराए का घर लिया, बैठ गए और इन 12 सीटों की निगरानी वो करते रहे। और लगभग 22 नेता ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर इसी तरह किराए का घर लेकर रहे। आरएसएस लाइन बतलाती थी, वो उस पर चलते थे। आरएसएस घर से बाहर वोटरों को निकाल रही थी, वो उन्हें बूथ में उनके अनुकूल परिस्थिति बना रहे थे। इस स्थिति में बूथ मैनेजमेंट नहीं बल्कि इलेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, यह महाराष्ट्र के भीतर इस वोटिंग स्टाइल में यह नजर आया, जिसमें एक बार फिर महायुति के साथ यह एग्जिट पोल जाता हुआ खुले तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर वह 144 के आगे 149 या 164 2 कदम आगे। झारखंड में आइएगा तो झारखंड में 41 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, यहां पर भी 2 कदम आगे, या तो 46 सीट या 46 नहीं तो 51 सीट, यहां तक जेएमएम कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। मैसेज बहुत साफ है, चुनाव से पहले जो स्थिति थी वही चुनाव के बाद की स्थिति है, लेकिन पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में एक व्यापक अंतर उस राजनीति को लेकर दोनों राज्यों में होने वाला है जिसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी। क्योंकि शिवसेना और ठाकरे परिवार, शरद पवार, आप कल्पना कर सकते हैं इनकी राजनीति सिमट जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ वनवासी कल्याण कार्यक्रम और आदिवासी को लेकर और झारखंड के भीतर घुसपैठियों का सवाल उठाकर अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने वाली बीजेपी, जिसने सब कुछ झोंक दिया, उसके सवाल हाशिए पर चले जाएं। यही हो रहा है, लेकिन इंतजार असल रिजल्ट का 23 तारीख तक तो करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।